हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ऑयल ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों कि उनके द्वारा डिविडेंड की घोषणा हो सकती है। एक बड़ा सरप्राइज है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 23 था ये बहुत अच्छा नहीं रहा था बिजनेस के लिए, लेकिन अब डिविडेंड की भी घोषणा हो सकती है 16 मई। दोस्तों नोट करके रखिए, मंगलवार का दिन है जिस दिन फाइनल रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। पूरा जो साल जो खत्म हुआ है इंडियन ऑयल का, और डिविडेंड के बारे में भी हमको डिटेल्स पता चल सकती है। देखिए, इंडियन ऑयल की जब हम पिछले कुछ सालों से बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, अभी तक इंटरिम डिविडेंड उनके द्वारा आया नहीं है। अब ये जो रहेगा फाइनल डिविडेंड, यही एक इंपॉर्टेंट डिविडेंड रहने वाला है। अब मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री बताऊं, डिविडेंड यील्ड बताऊं जो कि बहुत ही अच्छी है। देखिए, शेयर प्राइस कुछ 82-83 के आसपास में। पिछला फाइनेंशियल ईयर हम देखें तो 3 बार डिविडेंड आया था। आप देखिए, जैसे नवंबर 2021 में, फिर फरवरी 2022 में 5 रुपए 4 रुपए करके, फिर अगस्त में डिविडेंड आया था। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगस्त में डिविडेंड आया है तो ये तो फाइनेंशियल ईयर 23 ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है। लेकिन ये जो अगस्त का डिविडेंड, जो आप 2 रुपया 40 पैसे का आप डिविडेंड देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डिविडेंड एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर 22 का है। मतलब जो मार्च 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था उसका फाइनल डिविडेंड था। जैसे अभी भी जो डिविडेंड आएगा वो मई के महीने में घोषणा होगी, लेकिन जो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट आते आते जुलाई अगस्त हो सकता है। लेकिन वो डिविडेंड किसका है? अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 मार्च में 2023 में खत्म हुआ है उसका है। ठीक है, तो इसीलिए अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है जो 22-23, उसका अभी तक कोई डिविडेंड नहीं आया है। तो यहां पर मैंने डिविडेंड, यहां पर मैंने बोनस के साथ एडजस्ट भी किया है। तो क्योंकि उन्होंने फिर जून के महीने में, जून एंड के और जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में, उस समय में 1:2 रेशियो में बोनस भी आया हुआ था। तो टोटल ये, जैसे मैं अगर कैलकुलेट करूं, 5 रुपया 4 रुपया और फिर 2 रुपया 40 पैसा, ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, मुझे बोनस को भी एडजस्ट करना होगा। तो मैंने बोनस के साथ जब एडजस्ट किया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 8 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड उनके द्वारा आया। क्योंकि बोनस के बाद जो शेयर प्राइस है वो भी तो एडजस्ट हो जा रहा था। तो ये लगभग 10% की अभी के जो शेयर प्राइस है उसमें डिविडेंड यील्ड आ रही है। फिर अगर आप देखेंगे 2021 में, देखिए डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो टोटल 12 रुपया का डिविडेंड था। लेकिन अगेन मुझे बोनस के साथ एडजस्ट करना है क्योंकि अभी का शेयर प्राइस 82 है। तो 12 रुपया को मैंने जब एडजस्ट किया तो ये 8 रुपीज का यहां पर डिविडेंड हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ये भी मैं आपको बता देता हूं 12 रुपया को कैसे मैंने यहां पर एडजस्ट किया है। जैसे समझ लीजिए 12 रुपया है यहां पर, और समझ लीजिए बोनस वहां पर आया हुआ है, तो 2 शेयर और बोनस के बाद जैसे 3 शेयर हो जाते हैं, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मैंने यहां पर कर दिया था। तो उस हिसाब से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, जब एक रिकॉर्ड डिविडेंड आया था, लेकिन यह भी हमको ध्यान में रखना है उस समय में प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हुए थे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट 21,762 करोड़ का हुआ था, और पिछला फाइनेंशियल ईयर आप प्रॉफिट देखिए 25,726 करोड़ हुआ था। तो प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़े हैं, और प्रॉफिट्स का ही उनका जो पे आउट भी जो रहा है वो 48 से 50% रहा है। मतलब उन्होंने 100 रुपया का अगर प्रॉफिट किया है, डिविडेंड जो है लगभग आधा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है ये देखिए, अगर आप देखेंगे 9 महीने की, अभी तो हम लोग के पास 9 महीनों का ही डेटा है, अप्रैल से दिसंबर, तो 2022 जो है 863 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरे साल में 25,000 करोड़ का प्रॉफिट का बात किया, वहां पर 863 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं बोला जाएगा। प्रॉफिट बहुत यहां पर कम हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 बहुत ही टफ उनके लिए रहा था। इंटरिम डिविडेंड भी उनके द्वारा यहां पर नहीं देखने को मिला है। तो अभी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि क्वार्टर 4 में थोड़ा प्रॉफिट आए, लेकिन अगेन 20-25 हजार करोड़ का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि डिविडेंड को भी प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि ईपीएस अभी सिर्फ नाम मात्र का है। थोड़ा सा यहां पर बढ़ सकता है, कितना फाइनल ईपीएस आता है, प्रॉफिट्स जो नंबर है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 कितना आते हैं अभी बोल पाना मुश्किल है। और अगेन जो डिविडेंड का जो पे आउट रहा है कंपनी के द्वारा 47% का रहा है पिछले 2 साल में, लेकिन इस साल क्या डिविडेंड पे आउट और कम हो सकता है और ज्यादा भी हो। तो ये चीज भी अभी तक जो है आइडिया नहीं है। तो ये चीज जब क्लैरिटी होगी, मुझे लगता है 16 मई को ही पता चलेगा। बट यस, एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि डिविडेंड कंपनी के द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा आ रहा है, लेकिन कितना डिविडेंड आएगा वो अभी बोल पाना एक बहुत यहां पर मुश्किल रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स के जो फिगर हैं, इनफैक्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के भी फिगर हम लोग के पास नहीं अभी मिल रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े, बिजनेस के बारे में डिस्कस करें उससे पहले दोस्तों, जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड मास्टरी कोर्स भी अभी लाइव है हमारे ऐप अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। ये कोर्स बड़े डिस्काउंट में है, जहां पर डिविडेंड पोर्टफोलियो, डिविडेंड स्ट्रेटेजी और डिविडेंड से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं सबको हमने डिस्कस किया है। और साथ साथ ऐप में बहुत सारे फ्री लर्निंग मटेरियल्स भी है, वीडियोस भी है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब देखिए,
जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं इंडियन ऑयल के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं रहे हैं, इसका कारण था ऑयल की मार्केट में बहुत बड़ी वोलाटिलिटी। जैसे यूक्रेन रशिया की जब लड़ाई हुई थी पिछले साल ये फरवरी मार्च में, तो क्रूड ऑयल या जो तेल के जो प्राइस है बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए थे, और उसके बाद हमारी आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ऑयल के जो तेल के पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन फिर भी इन कंपनियों ने, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, उन्होंने बड़ा जो लॉस था वो एब्जॉर्ब उस समय में किया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब तेल के प्राइस कम हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि रिकवरी जो है थोड़ी एक्सपेक्टेड है। फिर जब भी हम इंडियन ऑयल को एनालाइज करते हैं तो ऑयल के जो मार्केटिंग के प्राइस तो है ही, लेकिन रिफाइनिंग के भी हमको मार्जिन देखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिफाइनिंग की कंपनी है इंडियन ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं। तो यहां Q3 के जो रिफाइनिंग मार्जिन जो थे वो बहुत मजबूत नहीं आए थे। अब जब तेल का प्राइस बहुत ऊपर गया था तो भले ही मार्केटिंग में उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन उनके बहुत अच्छे हो गए थे। जैसे आप ये देख सकते हैं Q1 में रिफाइनिंग के बहुत अच्छे उनके मार्जिन हो गए थे, 31.8 जो है बैरल यहां पर हो गया था। लेकिन Q3 में ये जो 12.9 बैरल, ये थोड़ा उम्मीद से कम आया था। अब देखना रहेगा कि जो रिफाइनिंग के जो मार्जिन्स हैं वो किस रेंज में आते हैं। जनरली मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो वहां एक्सपेक्टेड है 10 से 15 के बीच में रहे, तो एक अच्छा रिफाइनिंग मार्जिन भी रहेगा। और चूंकि अब क्रूड के प्राइसेस कम आ चुके हैं, नीचे हो चुके हैं, तो अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि अब जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में ऑलरेडी Q3 में थोड़ा पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन Q4 में और ज्यादा कुछ पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो हमने देखा 863 करोड़ का प्रॉफिट 9 महीना में यहां पर रहा। इनफैक्ट कुछ क्वार्टर में उन्होंने लॉसेस भी किए थे, लेकिन अब Q4 में एक प्रॉफिट्स की उम्मीद तो की जा सकती है। तो देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या यहां पर फाइनल डिसीजन होता है, और डिविडेंड पे आउट भी क्या रहता है, कि क्या वही 48-50% रहेगा, या फिर वो कैश कंजर्व करेंगे और सिर्फ थोड़ा सा इनाम मात्र का डिविडेंड यहां पर दे दे, या फिर 80-90% जो भी प्रॉफिट कमाया सब डिविडेंड दे दे। देखते हैं, वो फिर हमको 16 तारीख को ही पता चलेगा। अब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 90 के आसपास में है, और प्राइस जो है कम है, मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है इंडियन ऑयल। तो प्राइस टू बुक 0.9 के आसपास में है, जो कि यहां पर सस्ता ही बताया जाएगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म का प्राइस टू बुक अगर देखता हूं तो इंडियन ऑयल को आप देख सकते हैं, पहले प्राइस टू बुक बहुत अच्छा वैल्यूएशन भी 1.3, 1.5, 1.9 भी मिला हुआ है। लेकिन खासकर आप देखेंगे 2018-19 के बाद से उनका जो वैल्यूएशन है उनको कम मिल रहा है, और मीडियन भी अगर आप देखेंगे 1.1 है। अभी ये जो वैल्यूएशन है 0.9 के आसपास में, हिस्टोरिकल लेवल से तो ये सस्ता ही दिख रहा है। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि पहले बहुत अच्छे वैल्यूएशन भी उनको मिले हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वही रहने वाले हैं। IOCL की तरफ से कैसा यहां पर रिकवरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमको होंगे। पी रेशियो को मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पी रेशियो हमको सही डायरेक्शन नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे अभी अर्निंग्स बहुत ज्यादा कम हुई है, आपको मैं यहां 3 साल का ही डेटा दिखाता हूं। अर्निंग्स चूंकि बहुत कम हुई है, ये क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। अर्निंग बहुत छोटा हो गया, समझ लीजिए प्राइस 100 रुपए है किसी कंपनी का, हाइपोथेटिकली अर्निंग 20 रुपए की है, तो पी रेशियो 5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 100 रुपए का प्राइस है और अर्निंग 5 रुपए हो जाए तो पी रेशियो 20 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे अभी पी रेशियो आपको 15-16 के आसपास में दिखाई देगा, लेकिन वैसा एक्चुअली इसीलिए हुआ है क्योंकि पिछले 3 रिजल्ट जो है वो थोड़े से खराब आए हैं। और ये साइक्लिकल जो बिजनेस होते हैं, ऑयल, गैस, मेटल्स, इन सब में ये पी रेशियो को इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से समझना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मीडियन पी 5.6 रहा है। अगर मैं 15 को ऐसे देखूं तो मुझे बहुत यहां पर क्लैरिटी यहां पर नहीं मिलेगी, इसलिए पी रेशियो को हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम प्राइस टू बुक रेशियो को ही देख रहे हैं, और उसके हिसाब से यहां पर जो है थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है। और एक्सपेक्टेड है कि पी रेशियो भी बढ़े, क्योंकि अभी ईपीएस 4.35 दिखा रहा है, फाइनल क्या ईपीएस आ रहा है वो देखना है। और फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर समझ लीजिए ईपीएस जो है फिर से जो उनका हिस्टोरिकल अगर आप ईपीएस देखेंगे, मतलब जो उन्होंने जो पहले जो प्रॉफिट्स किए हुए हैं, ये देखिए 15, 16, 17 के आसपास में उनको ईपीएस मिले हुए हैं, तो वही हो जाता है। तो पी रेशियो वही मतलब 5 के आसपास में आ जाएगा, 15-16 का पी। लेकिन वो अभी ईपीएस एक्सपेक्टेड नहीं है, अभी तो बहुत ही खराब 9 महीने गए हैं, और अभी मुझे नहीं लगता है कि ये जो ईपीएस है ये भी 4.3 दिखा रहा है, बट ये शायद इससे नीचे ही आए। देखते हैं, फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ईपीएस वही 15-16 का उम्मीद करना पाना मुश्किल है। 15-16 हो गया तो फिर डिविडेंड भी जबरदस्त आ जाएगा। तो इसीलिए हमको बहुत सारे अभी भी जो नंबर्स हैं 16 मई को ही पता चलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट है, जहां अगर मैं प्राइस टू बुक देखूं, और प्राइस टू अर्निंग को मैं कैलकुलेट अभी नहीं कर रहा हूं, डिविडेंड ज्यादा है, लेकिन कंपनी का लेवरेज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो वो भी चीज को ध्यान में रखना है। डेट टू इक्विटी भी उनकी अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल 1.26 हो गई है, जो कि अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम था। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कैसा डिसीजन लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि वो बहुत ज्यादा डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगेन एक रिस्क है, क्रूड के फिर से प्राइसेस बढ़ जाते हैं
तो फिर से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक हमेशा का जो है देखने का रहेगा। बीच में ओपेक ने भी अप्रैल के महीने में कर दिया था अपना प्रोडक्शन कट में, तो इसीलिए क्रूड के प्राइसेस फिर स्पाइक कर गए थे, लेकिन अभी फिर से अभी यहाँ पर नीचे आए हुए हैं। फिर जो भी प्राइस हुए, अगर बहुत ज़्यादा क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है तो भारत में वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरीके से पब्लिक के लिए जो है वो एक अच्छा ही चीज़ है, लेकिन इंडियन ऑयल के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं होता है। तो इसीलिए क्रूड का प्राइस थोड़ा कम रहे, वो एक अच्छा एक पोजीशन रहती है। बाकी रिफाइनिंग मार्जिन्स भी यहाँ पर अच्छा करता रहे, क्योंकि इंडियन ऑयल में रिफाइनिंग मार्जिन्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो डेटा आएंगे 16 मई को, जहां पर हम एक ठीक ठाक जो है, जैसे पिछले साल 20-25 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं, ठीक ठाक ही प्रॉफिट का हम एक्सपेक्टेशन करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी डेटा आएंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए।